हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों, आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर 5 है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सिटीजनशिप। लेक्चर 4 में हमने किया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिटीजनशिप के ऊपर, यानी कि भारतीय नागरिकता के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और नागरिकता किसको मिलती है, उसकी सारी कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक ये सारा डील करता है विद सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप के साथ ये डील करता है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट में इंडियन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, जिसको लगातार अमेंड किया गया है टाइम टू टाइम। यहाँ पर सबसे पहले सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कि इंडियन सिटीजनशिप क्या होगी, इसके अंदर क्या कंडीशंस होंगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट ऑन 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब भी कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से अमल में आया था, उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 कैटेगरीज के पर्सन जो हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में रह रहा है, इंडिया का डोमिसाइल है। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं इसके लिए। इफ़ ही वाज बोर्न इन इंडिया, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा। साथ ही साथ अगर उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं तो तब भी वो पर्सन एलिजिबल होगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद अगर वो इंडिया में रह रहा है 5 साल से ज़्यादा तक, वो अगर इंडिया में रह रहा है और डोमिसाइल है इंडिया का, तो इंडियन सिटीजनशिप का वो हकदार है। तो ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए थे जब इंडिपेंडेंस हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में आए थे, तो वो लोग एलिजिबल कब होंगे? अगर वो माइग्रेट किए होंगे जुलाई 1948 से पहले और इंडिया में तब से रह रहे होंगे, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ एलिजिबल होने के लिए उनके पेरेंट्स या फिर उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हों, अनडिवाइडेड इंडिया में अगर वो बॉर्न हुए हैं तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा यहाँ पर कंडीशन ये रखी गई थी कि अगर वो इंडिया में माइग्रेट करे हैं जुलाई 1948 के बाद, तो वो भी रजिस्टर किए जाएंगे एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। बट यहाँ पर इनको क्या करना पड़ेगा? उनको 6 महीने तक, उस टाइम पे जब 1948 के बाद अगर वो आए हैं तो 6 महीने तक उनको यहाँ पर इंडिया में रहना था और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना था सिटीज़नशिप के लिए। उसके बाद वो एलिजिबल होते इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स जो हैं अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, ये कंडीशन ये ज़रूरी थी। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी थी उसमें ऐसे लोग आते थे जो जो लोग पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे, पर पाकिस्तान से फिर मार्च 1 1947 के बाद वो इंडिया में आ गए। 1947 के बाद ही जस्ट 1948 से पहले वो इंडिया में आ गए, पर वो पहले पाकिस्तान में रहते थे, पर वो बाद में इंडिया में आ गए। और जब ये इंडिया में आए, रीसेटलमेंट इन्होंने की, तो यहाँ पर उस ये सारे जो हैं ये एलिजिबल हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो उस टाइम पे अगर वो पाकिस्तान में रह रहे थे, पर जब उन्होंने 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ तो तब अगर वो इंडिया में आ गए तो एलिजिबल होंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ये भी एक कंडीशन रखी गई थी उस टाइम के ऊपर। एक ये कैटेगरी थी। फोर्थ कैटेगरी थी पर्सन हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया,
जिसके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, बट ऑर्डिनरीली ये इंडिया के बाहर ये रह रहे हैं। तो अगर इन्होंने रजिस्टर, ये भी एलिजिबल हैं किसके लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए, पर अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे। तो दोस्तों ये थी 4 कंडीशंस जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 26 जनवरी 1950 को ये अमल में आया था। तो उसके बाद जो था ये 4 कंडीशंस रखी गई थी कि इंडियन सिटीजनशिप उन्हीं लोगों को मिलेगी इन 4 कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी हम जान लेते हैं कि उस टाइम के ऊपर जब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था तो उस टाइम पे क्या एक्सेप्शंस थी। दोस्तों पहली ऐसी एक्सेप्शन थी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडियन सिटीज़न है पर उसने अगर वॉलेंटरली किसी दूसरे देश की सिटीज़नशिप ले ली है तो वो अब इंडियन सिटीज़नशिप को अक्वायर नहीं कर पाएगा, वो इंडियन सिटीज़न नहीं रहेगा। उसके बाद जो दूसरी एक्सेप्शन थी, हर एक पर्सन जो कि अपने आप को इंडियन सिटीज़न मानता है वो इंडियन सिटीज़न तब तक ही रहेगा जब तक अगर पार्लियामेंट कोई स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल लॉ बना नहीं लेगा। अगर इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न आता है कि ये वाली कंडीशन है इंडियन सिटीज़नशिप के लिए, तो वो जो इंडियन सिटीज़नशिप को क्लेम कर रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन, वो उस प्रोविज़न के अंतर्गत आना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा उस सिटीज़नशिप के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविज़न with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, पावर होगी कि वो कोई भी प्रोविज़न बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, सिटीजनशिप के एक्विजिशन यानी कि एक्वायर करने के लिए और टर्मिनेशन करने के लिए, दोनों के लिए वो कोई भी लॉ बना सकता है। दोस्तों ये 3 एक्सेप्शंस थी। उसके बाद अब हम चलते हैं जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 का, उसमें क्या क्या था। दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में आपको पता है कि इसके द्वारा ही इंडियन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया था कि कैसे इसको अक्वायर करना है, कैसे इसको लेना है, या फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो जाएगी किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो इंडिया में रह रहा होगा आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था 26 जनवरी 1950 के बाद, के उसके तहत ही इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लाया गया था। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था इसमें पहले कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप मिलती थी। कॉमनवेल्थ का मतलब होता था कि जिस जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज रहा है वो सारी कंट्रीज़ में उसको सिटीजनशिप मिलेगी। पर ये जो प्रोविज़न था उसके बाद ये ख़त्म हो गया था 2003 में बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में तो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को हटाना पड़ा था। अब हम बात करते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या क्या इसकी खासियतें थी, इसको हम अक्वायर कैसे कर सकते थे, सिटीजनशिप को लेने का क्या तरीका था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप किसी की लॉस कैसे हो सकती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप के लिए जो 1955 का एक्ट था उसके तहत कौन से पर्सन्स एलिजिबल थे इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो सबसे पहला था यहाँ पर बाय बर्थ। बाय बर्थ जो हैं सिटीजनशिप, जो इंडिया में पैदा हुए हैं लोग, वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर पहले कहा गया है 3 यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं बाय बर्थ कैसे सिटीजनशिप को अक्वायर किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में पैदा हुआ है आफ्टर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है और बिफोर 1987, जुलाई 1 1987 के पहले ये पैदा हुआ है। तो इस पीरियड के अंदर अगर कोई बंदा इंडिया में पैदा हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स, कि उसके पेरेंट्स की क्या नेशनैलिटी है उसको नहीं देखा जाएगा, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तो 1987 तक ये ऐसा था। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर बाय बर्थ था, यहाँ पर दूसरा प्रोविज़न था, ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में बॉर्न हुआ है आफ्टर जुलाई 1 1987 और अगर उसका कोई भी एक पेरेंट उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो वो पर्सन एलिजिबल होगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था कि अगर कोई पर्सन दिसंबर 3 2004 के बाद पैदा हुआ है इंडिया में और सिटीज़न है इंडिया का और उसके दोनों पेरेंट्स
अगर इंडिया के सिटीज़न हैं तो तब ही वो एलिजिबल होगा इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। अगर उसका कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीज़न है और एक कोई फॉरेन है तो उस उस खाते में अगर देखा जाए तो उसमें वो एलिजिबल नहीं रहेगा इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। अब हम बात करते हैं कि बाय बर्थ के बाद बाय डिसेंट के थ्रू भी जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, कि वो अगर उसका कोई पेरेंट अगर इंडियन है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। पर इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रखेंगे, इसमें भी 3 कंडीशंस हैं टोटल। दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो कि आफ्टर जनवरी 26 1950 में पैदा हुआ है, बट अगर वो बिफोर 1992 दिसंबर 10 1992 और 1950 के बीच में अगर वो पैदा हुआ है कोई भी पर्सन, बट वो अगर आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ है और उसके फादर अगर इंडिया के सिटीज़न हैं तो वो भी एलिजिबल रहेगा इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है बाय डिसेंट, डिसेंट के थ्रू, यानी कि किसी पेरेंट, अगर कोई पेरेंट इंडिया का सिटीज़न है उसके थ्रू कैसे एलिजिबल रहेगा। अगर कोई पर्सन बाहर पैदा हुआ है आफ्टर 1992 दिसंबर 10 1992 के बाद अगर पैदा हुआ है, तो अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीज़न हैं उसके बर्थ टाइम पे, तो तभी वो जो पर्सन जो बॉर्न हुआ है वो एलिजिबल रहेगा इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। और अगर वो पैदा हुआ है दिसंबर 3 2004 के बाद, तो अगर उसके पेरेंट्स जो हैं बाहर रह रहे हैं तो वो इंडियन सिटीज़नशिप वो अक्वायर नहीं कर पाएगा बाय डिसेंट, डिसेंट के थ्रू वो अक्वायर नहीं कर पाएगा अगर वो दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है तो बाय डिसेंट के बाद अगला जो इसमें प्रोविज़न है वो है बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी इंडियन सिटीज़नशिप अक्वायर की जा सकती है। अब कैसे की जा सकती है, पर्सन कैन अप्लाई फॉर सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया इफ़, वही पर्सन इंडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो करता है। ये 4 5 6 कंडीशंस दी गई हैं, इसको अगर वो फॉलो करता है, टोटल 7 कंडीशंस हैं, तो ही वो एलिजिबल रहेगा बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। तो पहला यहाँ पर क्या है, अगर कोई पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है और बाहर वो अगर वो इंडिया में रह रहा है अभी 7 सालों तक के लिए, अभी वो पर प्रेजेंटली वो इंडिया में रह रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप वो ले सकता है। और कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का और 7 साल से, तो वो एलिजिबल रहेगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। उसमें दूसरी कंडीशन बताई गई है कि कोई ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है पर वो बाहर रह रहा है, दूसरी कंट्री में रह रहा है, तो वो जो है अनडिवाइडेड इंडिया में अगर के बाहर अगर रह रहा है, तो वो तब भी इंडियन ओरिजिन का अगर वो है तो वो एलिजिबल रहेगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तीसरी कंडीशन है ऐसा पर्सन जो कि किसी इंडियन के साथ उसने अगर मैरिज की है, चाहे वो हस्बैंड हो एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ हो, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए तभी एलिजिबल रहेगा अगर वो इंडिया में 7 साल से रह रहा है और किसी इंडियन के साथ इसने अगर शादी की है तो, और इंडिया में ही 7 साल से अगर रह रहा है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए ही वो एलिजिबल रहेगा। दूसरा जो अगला हमारा पॉइंट है जिसके तहत रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हुआ जा सकता है, वो है अगर माइनर चिल्ड्रन है किसी भी पर्सन का जो कि इंडियन सिटीज़न एक्वायर कर चुका है, तो वो माइनर पर्सन जो है वो भी एलिजिबल रहेगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। अब कोई अगर अगली कंडीशन जो है हमारी कि अगर कोई बंदा जिसकी एज फुल है 18 प्लस है और वो कैपेसिटी रखता है, पूरी कैपेसिटी है उसके पास 18 प्लस, वो अगर अडल्ट है तो और अगर उसके पेरेंट्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया पहले ही ऑलरेडी रजिस्टर हैं, तो वो भी एलिजिबल रहेगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। बहुत ही सिंपल है। और अगर कोई पर्सन फुल एज का है और पूरा कैपेबल है, पूरी कैपेसिटी है उसमें, और अगर उसके कोई भी पेरेंट्स अर्लियर अगर देखा जाए तो सिटीज़न रह चुके हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, और ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब अगर वो रह रहा है इंडिया में 12 मंथ्स तक के लिए, तो वो एलिजिबल रहेगा इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। वैसे ही कोई भी ओवरसीज़ सिटीज़न जो है
ऑफ इंडिया का कोई भी ओवरसीज सिटीज़न है जो कि फुल एज जिसने एक्वायर कर ली है और रजिस्टर है, अगर उसके पास कार्ड, अगर वो कार्ड होल्डर है इंडिया का 5 ईयर्स के लिए, और ऑर्डिनरली अगर वो बाहर रह रहा है तो वो, और इंडिया में अगर अभी वापस आया है 12 मंथ्स के लिए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बाय नेचुरलाइजेशन कौन इंडियन सिटीजन बन सकता है। नेचुरली कौन इंडियन सिटीजन बन जाता है, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जो कि ऐसी कंट्री में रह रहा है जो कि इंडियन सिटीजन ऑलरेडी है, पर वो किसी ऐसी कंट्री में अभी नहीं रह रहा जिसमें अगर उसके ऊपर कोई सब्जेक्ट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं कि वो उस कंट्री का पर्टिकुलर, अगर इंडियन कंट्री का वो सिटीज़न नहीं हो सकता, अगर वो उस कंट्री में नहीं रह रहा तो नेचुरली वो इंडियन सिटीज़नशिप का हकदार रहेगा। उसके बाद अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजनशिप के लिए दूसरी सिटीजनशिप को रिनाउंस करता है, ख़त्म कर देता है अपनी दूसरी सिटीजनशिप को इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो वो इंडियन सिटीज़न माना जाएगा। उसके बाद अगर कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है और गवर्नमेंट सर्विस में है इंडिया में फॉर अबाउट 12 मंथ्स, तो वो भी इंडियन सिटीज़न माना जाएगा। तो ये थी नेचुरलाइजेशन से। उसके बाद अगला जो है वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। दोस्तों यहाँ पर अगर इंडिया कोई भी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करता है फ्यूचर में, या फिर जब भी एक्वायर करेगा, तो वहाँ के जो भी लोग हैं वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो ऑल मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद सिक्स्थ जो ये है प्रोविज़न है, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड के तहत इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं कि किनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ये आया था 1985 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद का, ये बताया गया है इसमें, जिसमें असम अकॉर्ड इसको कहते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे सारे पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और ये आसाम में आए हैं बिफोर जनवरी 1 1966 से पहले, अगर ये आसाम में आए हैं बांग्लादेश से और ऑर्डिनरली ये रह रहे हैं आसाम में, जब से ये आसाम में आए हैं तब से ये आसाम में ही रह रहे हैं, और 1966 से पहले अगर ये आए हैं तो, और ये अगर इंडियन ओरिजिन के हैं तो ये एलिजिबल रहेंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद हर एक पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का होगा जो कि आसाम में आएगा आफ्टर जनवरी 1 1966 के बाद जो आएगा, बट 1971 मार्च 25 1971 के पहले जो आएगा बांग्लादेश से, एंड अगर वो एक फॉरेनर के तौर पे डिटेक्ट किया जाएगा कि ये फॉरेनर है, पर वो अपने आप को एज अ रजिस्टर कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, पर उसको वोट करने का हक नहीं होगा 10 ईयर्स के लिए। ये 1985 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये आया था। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजन थे। उसके बाद अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने बात की कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कैसे हम सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिटीजनशिप हमारी कैसे चली जा सकती है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकता है। तो इसकी भी कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं। सबसे पहला है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन की अगर कोई सिटीजन खुद ही उसको छोड़ देता है, इंडियन सिटीजनशिप को खुद ही ख़त्म कर देता है कि मैं इस सिटीजनशिप को नहीं ले सकता, मैं किसी और कंट्री की ले रहा हूँ, तो वो रिनंसिएशन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज इन कैपेसिटी कैन मेक अ डिसीजन टू रिनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप को वो खुद रिनाउंस कर सकता है। तो रिनंसिएशन के थ्रू लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो सकता है। उसके बाद टर्मिनेशन के थ्रू भी हो सकता है कि कोई इंडियन सिटीजन अगर वॉलेंटरली खुद ही अगर वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो वो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खुद ही टर्मिनेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है डेप्रीवेशन। अब डेप्रीवेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बताए हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि सिटीजनशिप, अगर कोई सिटीजनशिप उसने एक्वायर की है फ्रॉड के ज़रिए अगर उसने की है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर, तो तब भी वो उस सिटीजनशिप को लॉस कर जाएगा अगर उस फ्रॉड का पता चल गया तो। उसके बाद अगर सिटीज़न ने डिसलॉयल्टी शो की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, तो तब भी वो अपनी सिटीजनशिप को खो देगा। उसके बाद अगर सिटीज़न जो है अनलॉफुली अगर देखा जाए, वो एनिमी के साथ अगर वो कम्युनिकेट करता है ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन, और किसी भी सिचुएशन में अगर वो एनिमी के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस टाइम पे भी उसको भगोड़ा घोषित किया जाएगा और इंडियन सिटीजनशिप उससे ले ली जाएगी। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पर,
if citizen within 5 years after registration of naturalization has been imprisoned in any country। तो यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन कर ली है इंडियन सिटीजनशिप के लिए और नेचुरलाइजेशन के लिए भी अगर वो उसके तहत भी अगर वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है, अगर विद इन 5 ईयर्स उसको कोई सज़ा मिल जाती है, अगर उसको इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है किसी दूसरी कंट्री में, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खुद ही टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद आखिरी प्रोविज़न जो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप में बाय डेप्रिवेशन वो है, अगर सिटीज़न रेजिडेंट है आउटसाइड इंडिया, कंटिन्यूसली अगर इंडिया के बाहर वो 7 साल से रह रहा है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी डेप्रिवेशन के थ्रू। तो ये था लॉस ऑफ सिटीजनशिप और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हमें कैसे सिटीजनशिप मिलेगी और कैसे वो सिटीजनशिप हमसे छीनी भी जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया, आई होप आपको कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। आई एम मेकिंग माई बेस्ट एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड यू, टू मेक यू फुली अंडरस्टैंड दीज वीडियोज़। तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ सके, पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंगल सिटीज़नशिप के बारे में। सिंगल सिटीज़नशिप क्या है? इंडियन जो सिटीज़नशिप है, आपको पता है कि वो सिंगल सिटीज़नशिप है। कोई भी इंडियन सिटीज़न वो बाहर की सिटीज़नशिप नहीं ले सकता। अगर वो बाहर की सिटीज़नशिप किसी दूसरी कंट्री की लेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन के थ्रू सिटीज़नशिप, इंडियन सिटीज़नशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब यहाँ पर सिंगल सिटीज़नशिप के बारे में देखते हैं। दाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल, यानी कि इसमें कुछ फेडरल चीज़ें भी हैं, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि यूनिटरी भी है, पर फेडरल कंडीशंस के तौर पे देखा जाए कि इसमें ड्यूअल पॉलिटी है। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब है कि इसमें सेंटर और स्टेट्स हैं। ड्यूअल पॉलिटी है, पर इसमें सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। दो यहाँ पर पावर्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ज़रूर हैं सेंटर और स्टेट में, पर सिटीजनशिप जो है वो एक ही मिलती है हर एक बंदे को। पर यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो दूसरी फेडरल स्टेट्स अगर देखा जाए, यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल सिटीजनशिप का सिस्टम है। यहाँ पर सेंटर की सिटीजनशिप भी मिलती है उसको, और स्टेट की पर्टिकुलर सिटीजनशिप भी उनको मिलती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ज़रूर है, पार्टली फेडरल है वैसे ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली यूनिटरी भी है। तो इस वजह से यहाँ पर देखा जाए फेडरल तो ज़रूर है, पर वो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जेएंडके की एक्सेप्शन थी जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती थी किसी भी जेएंडके के रेजिडेंट को, पर वो अब आर्टिकल 35A और 370 के हटने के बाद जो है वो भी अब हट गया है, अब वो डोमिसाइल ऑफ इंडिया रह गया है। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, सारे सिटीजन्स जो हैं इंडिया में रह रहे हैं, उनके पास कुछ पॉलिटिकल और कुछ सिविल राइट्स होंगे सिटीजनशिप के तहत। पॉलिटिकली भी उनके पास राइट्स हैं, सिविल राइट्स भी हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है किसी भी राइट्स के तहत। पर इस जो ये डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पर बात हुई कि कोई भी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो है सिटीजनशिप के तहत उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो इसके एक्सेप्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन यहाँ पर है, पार्लियामेंट इनेक्टेड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957। यहाँ पर पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 16 के तहत पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑथोराइज़ किया था कि कोई भी रेजिडेंशियल क्वालिफ़िकेशन, अगर कोई भी रेजिडेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, उसको प्रिस्क्राइब किया था कि अ, सिर्फ रेजिडेंशियल लोग ही, कोई भी अगर गवर्नमेंट नॉन गेजेटेड पोस्ट आती हैं तो वही अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 16 जो है जिसमें राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो वो यहाँ पर रिपील हो जाता है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। इस एक्सेप्शन में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट ने जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 का लाया था, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज़ किया था कि जो भी रेजिडेंशियल जो लोग हैं, वहाँ की जो क्वालिफ़िकेशन है वो रखी गई थी कि कोई भी नॉन गेजेटेड जॉब लेनी है, अगर वहाँ के रेजिडेंट ही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये हुआ था आंध्र प्रदेश में,
हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर और त्रिपुरा, इन्हीं 4 स्टेट्स में ये हुआ था मेनली। पर ये एक्ट जो था, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो था 1957 का, जिसमें सिर्फ़ वहाँ के ही लोग एलिजिबल रहेंगे, जिसमें 4 स्टेट्स अभी मैंने मेंशन की। ये एक्सपायर हो गया था 1974 में, बट अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है ऐसा कि किसी स्टेट में जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ वहाँ के अगर वहाँ पे कोई पोस्ट निकलती है तो रेजिडेंशियल ही वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। पर यहाँ पर स्टेट्स की 2 एक्सेप्शन है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ पे जो है ऐसा अभी भी चल रहा है, अभी अभी ऐसा चलेगा वहाँ पर। तो बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो सकता था कि पहले ऐसा होता था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल जो 35A था उसके तहत जो था कि यहाँ पर स्टेट जो है पर्टिकुलर कुछ प्रेस्क्रिप्शंस रख लेती थी कि रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन भी रख लेती थी कि किसी पोस्ट नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर ये पहली एक्सेप्शन है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन देखी जा सकती है, जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद दूसरी डिस्क्रिमिनेशन अगर देखी जाए तो वो आर्टिकल 15 के तहत आती है। ये पहली जो है आर्टिकल 16 के तहत आती थी, यानी कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, वहाँ की उसकी उसकी रिपीलिंग हो रही है, उसको यहाँ पर सही से फॉलो नहीं किया गया है इस एक्सेप्शन में। फिर आर्टिकल 15 के तहत आपको पता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन की प्रोहिबिशन होगी अगेंस्ट एनी सिटीज़न ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इसके तहत। तो यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी किसी, अगर कोई कोई कास्ट के तहत या रिलीजन के तहत कोई पर्टिकुलर रेस का है तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आर्टिकल 15 में ये मेंशन किया गया है। सेक्स के तहत भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, मेल या फीमेल या कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 15 के तहत ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है। पर कुछ स्टेट, हाउएवर स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव प्रेफरेंस टू इट्स रेजिडेंट्स, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। तो पर यहाँ पर कुछ स्टेट्स जो हैं वो स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती हैं और प्रेफरेंस दे सकती हैं रेजिडेंट्स को ही सिर्फ। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ऑन ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन होगी कि अगर ये पर्टिकुलर यहाँ का रेजिडेंट है तो इसको ये बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट जो है अगर अभी एजुकेशन पे सब्सिडी दे देती है कि एजुकेशन की जो फीस है पढ़ाई करने के लिए उसको सस्ता कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल JNK में अगर सस्ता कर दिया गया है, पर जो दूसरी स्टेट्स में वहाँ पर महंगा ही अगर रहेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो ये भी एक एक्सेप्शन था जिसमें सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स जो थे सिटीजनशिप के वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे। उसके बाद जो थर्ड है वो है आर्टिकल 19 के तहत अगर हम देखें तो वो क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। आर्टिकल 19 के तहत आपको पता है कि कहीं पे भी जाने की आपको अनुमति है, कहीं पे भी आप घूम सकते हैं और अपना आशियाना बना सकते हैं, रेजिडेंस भी बना सकते हैं। पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 19 के तहत जो ये फ्रीडम दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि आउटसाइडर्स को ये राइट नहीं है। ट्राइबल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर वो अपना आशियाना नहीं बना सकते, कोई अपना घर नहीं बना सकते। वहाँ पर ज़्यादातर वो नहीं रह सकते हैं जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स और ये ट्राइबल एरियाज़ होंगे। क्योंकि वहाँ पर ये इसलिए फैसला लिया गया था क्योंकि उसका कल्चर, जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है ट्राइबल एरियाज़ का या फिर शेड्यूल ट्राइब्स का, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको सही रखने के लिए ये फैसला लिया गया कि किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर एंट्री की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, ये आर्टिकल 19 के तहत जो है अगर देखा जाए तो ये उसकी एक्सेप्शन है कि इसमें ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो रिपील हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर रेजिडेंस का अगर देखा जाए तो पहले जब JNK में आर्टिकल 370 और 35A होता था तो कि कोई भी बाहर का बंदा जो है JNK में आकर रेजिडेंस और ज़मीन नहीं खरीद सकता था, यहाँ पर नहीं रह सकता था। पर अभी जो ये आर्टिकल 370 ख़त्म हो चुका है 2019 JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, 2019 के बाद, तो ये यहाँ पर अब कोई भी सिटीज़न इंडिया का रह सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो
हाँ, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, यही जो मैंने आपको बताया, टिल 2019 लेजिस्लेचर ऑफ जे.एंड.के एम्पावर्ड टू स्पेशल स्टेटस एंड राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑन सच परमानेंट रेजिडेंट्स थ्रू आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, जो मैंने आपको बताया कि 2019 तक जे.एंड.के में क्या होता था कि यहाँ का जो लेजिस्लेचर था जे.एंड.के का, एक स्पेशल स्टेटस और स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता था यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स को। यहाँ पर क्या था, आर्टिकल 35A के तहत एम्प्लॉयमेंट जो थी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थी, और यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट निकलती वो वहाँ उसके लिए एलिजिबल सिर्फ यहाँ के ही लोग होते। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कोई भी फॉरेन जो बंदा है जे.एंड.के से बाहर, वो नहीं ले सकता यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है रहती इनकी आर्टिकल 35A के तहत, पर ये रिपील हो गया है बाद में। अब फिर बाद में आर्टिकल 35A में ये भी था कि जो स्टेट में सेटलमेंट्स हैं और राइट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए, और जो भी एड्स प्रोवाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट, वो यहाँ के लोगों के लिए ही सिर्फ रहेगा। बहुत स्पेशली यहाँ पर ट्रीट किया गया था जे.एंड.के को। पर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया, जो जे.एंड.के के लोगों के लिए आई थिंक बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आर्टिकल 35A के हटने से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें यहाँ पर इनको बेनिफिट्स मिलने थे जे.एंड.के के लोगों को, वो अब ख़त्म हो गए हैं। अब कोई भी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है गेजेटेड जॉब्स के लिए, और कोई भी यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक्सेप्शन थी, किसके तहत ये एक्सेप्शन थी, जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो थे सिटीजनशिप की, जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें ये कुछ एक्सेप्शंस थी। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो ओवरसीज़ में रह रहे हैं, बाहर जो रह रहे हैं इंडिया से, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलती है। दोस्तों, सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की थी इंडियन डायस्पोरा के ऊपर, जिसका नाम था एल एम सिंघवी कमेटी। जो थी हाई लेवल कमेटी थी, ये एल एम सिंघवी इसके चेयरमैन थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2002 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और इन्होंने रेकमेंड किया था कि सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसको अमेंड किया जाना चाहिए। तो उसके बाद 2002 में अमेंड भी हो गया था कुछ चीज़ें, जैसे कॉमनवेल्थ का मैंने बताया, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, ये सब चीज़ें जो हैं ये हटा दी गई थी। अब यहाँ पर इस एल.एम. सिंघवी कमेटी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1955 में, उसको अमेंड करने का यहाँ पर रिकमेंड किया था, और ड्यूअल सिटीजनशिप देने की मांग की थी जो उन पर्सन्स को जो इंडियन ओरिजिन के होंगे और बाहर रह रहे होंगे, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओएस जिनको कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि बाहर रह रहे होंगे, उनको ड्यूअल सिटीजनशिप देनी चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप भी मिलेगी और बाहर की सिटीजनशिप भी उनको मिलनी चाहिए। देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोविजन बनाया गया एक्विजिशन के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए, उसको अक्वायर करने के लिए एक प्रोविजन बनाया गया बाय पीआईओएस। पीआईओएस का मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर इंडियन ओरिजिन का अगर वो बंदा है, तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए वो एलिजिबल रहेगा। और ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलेगी जो इंडियन ओरिजिन का बंदा होगा, पर वो 16 कंट्रीज स्पेसिफाई की गई कि जहाँ पर ये एक्वायर कर सकेगा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को। यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को यहाँ पर ये जहाँ अगर वो इनकी सिटीजनशिप लेना चाहता है, वो उसको नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर उसके बाद 2015 में देखा जाए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 आ गया। यहाँ पर नई स्कीम लाई गई। यहाँ पर क्या किया गया कि जो ओवरसीज़ सिटीज़न थे इंडिया के, यहाँ पर एक कार्ड होल्डर बनाया गया, ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर में क्या था कि इसमें जो पीआईओ कार्ड स्कीम थी और ओसीआई कार्ड स्कीम थी। पीआईओ में क्या था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कार्ड स्कीम थी, दोनों कार्ड स्कीम को एक साथ मर्ज करके इसको बना दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर जो भी है, तो वो एलिजिबल रहेगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए।
अब पीआईओ कार्ड स्कीम 2002 में आई थी और ओसीआई स्कीम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया 2005 में आई थी, मैंने आपको बताया। तो ऊपर भी यहाँ पर बताया दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन की कैसे की जा सकती है। कोई भी ओवरसीज सिटीज़न है, इंडिया का कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अगर वो है, तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए, तो जो भी पर्सन अगर वो माइनर चाइल्ड है और उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीज़न हैं और वो अप्लाई कर सकता है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बन सकता है वो अगर उसके पेरेंट्स जो हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, दोनों वो इंडिया के सिटीज़न हैं और वो माइनर चाइल्ड अगर वो बाहर रह रहा है, अगर वो 18 से कम है, तो वो एलिजिबल है इंडियन कार्ड होल्डर का, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर का। उसके बाद अगर कोई भी स्पाउस है ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो यानी कि कोई भी अगर हस्बैंड या वाइफ है इंडियन सिटीज़न अगर कोई है और उसका अगर हस्बैंड और कोई वाइफ है, तो वो भी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर जो है वो बन सकता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करके वो एलिजिबल हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो है, इंडिया कार्ड का रिनंसिएशन कैसे की जा सकती है, कि उसको छोड़ा कैसे जा सकता है, कि ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड जो है उसको छोड़ के वो दूसरी कंट्री का वो सिटीज़न बन जाए पूरी तरीके से। If overseas citizen of India card holder declare renouncing the card, cease to be an overseas citizen of Indian card holder। और यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी अगर ओवरसीज सिटीज़न है इंडिया का, जो कि इंडियन कार्ड होल्डर जो ओवरसीज सिटीज़न कार्ड होल्डर है, तो अगर वो इस कार्ड को रिनाउंस कर देता है, छोड़ देता है, ख़त्म कर देता है, तो वो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के तहत वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा। उसके बाद कोई भी पर्सन जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अगर वो सीज कर देता है कि वो मतलब अभी एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए, तो उसके कोई भी उसका जो स्पाउस है अगर वो इंडियन सिटीज़न है और उसका स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ या फिर उसके जो चिल्ड्रंस हैं वो भी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर उसने ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर सीज कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया कि वो अब नहीं रहेगा, तो उसके जो भी आगे चिल्ड्रन हैं या फिर उसका स्पाउस है वो अब नहीं रहेगा इंडियन सिटीज़न ऑफ ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये कुछ समझ आ गया होगा इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। तो अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो बने रहेंगे आप हमारे साथ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की लगातार क्लासेस आपको मिलेंगी इस चैनल के ऊपर। हिस्ट्री की क्लासेस भी लगातार चलती आ रही हैं यहाँ पर। आज की क्लास जो है इंडियन सिटीजनशिप के ऊपर थी, ये लेक्चर 5 था इंडियन पॉलिटी का।